केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात उस धमाके की जिसने आधी रात को पूरे देश को झकझोर दिया है। श्रीनगर के नौगाम थाने में शुक्रवार रात हुआ वो विस्फोट जिसने जम्मू कश्मीर को दहला दिया। 9 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हैं और सवालों का ऐसा सिलसिला जो थमता नहीं दिख रहा है। एक पुलिस स्टेशन के अंदर आधी रात को धमाका, और वो भी तब जब वहां एफएसएल की टीम मौजूद थी, क्योंकि बताया गया कि ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। तो सवाल ये भी है कि आधी रात को थाने में विस्फोटक की सैंपलिंग करना क्या सामान्य प्रक्रिया है? क्या अमोनियम नाइट्रेट जैसी खतरनाक चीज को बिना सुरक्षा इंतजाम के थाने में रखना लापरवाही नहीं है? और अगर सारे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जा रहा था तो ये धमाका हुआ कैसे? क्या ये महज लापरवाही थी या कहीं प्रोटोकॉल की अनदेखी हुई, या फिर धमाके की कोई और भी वजह है? हर पहलू पर बात होगी। दूसरी खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। बात उस नेटवर्क की भी करेंगे जिसने सफेद कोट पहनकर काले इरादों का साम्राज्य खड़ा किया है और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक पूरे देश की सुरक्षा को खुलेआम चुनौती दे दी है। हरियाणा से लेकर कश्मीर, यूपी से लेकर बंगाल तक अब जैश-ए-मोहम्मद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के डॉक्टर्स के फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं। यूपी के, उत्तर प्रदेश के 200 से ज्यादा डॉक्टर्स को संदिग्धों की लिस्ट में रखा गया है और कई राज्यों तक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल फैला है जो किताबें पढ़ते पढ़ते बम बनाने की केमिस्ट्री सीख गए। और यही वजह है कि आज जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। सहारनपुर, श्रीनगर, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कई जगहों पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि डॉक्टर्स, यूट्यूबर्स, करीबी सर्कल, हर जगह पैटर्न एक जैसा दिख रहा है। लेकिन 15 डॉक्टर्स का गायब होना कहीं किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है? क्या ये नेटवर्क अभी भी सक्रिय है? क्या ये 200 डॉक्टर्स नहीं, 200 फिदायीन हैं जो हमारे और आपके आसपास घूम रहे हैं? बताएंगे आपको। तीसरी खबर बिहार चुनावों से जुड़ी है, जहां बिहार चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में कलह मच गई। चुनावों से पहले तेज प्रताप की पार्टी से छुट्टी और अब नतीजे के दूसरे दिन रोहिणी आचार्य का राजनीति को अलविदा कहने का फैसला। लालू की बेटी ने अपने पोस्ट में परिवार से भी रिश्ते तोड़ने का आह्वान किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हार के बाद क्या लालू परिवार की विरासत पर बादल और गहरे हो गए हैं? दूसरी तरफ राहुल गांधी हार की सेंचुरी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर मोर्चे पर राहुल गांधी के नेतृत्व में शिकस्त मिलती रही है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अब सिर्फ राहुल को बचाने की राजनीति नहीं, पार्टी को बचाने की रणनीति चाहिए। खबर के इस पहलू पर भी आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात नौगाम की करने जा रहे हैं, जहां एक और बारूदी धमाके ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं, और आज सबसे पहले वो सवाल जो पूरा देश पूछ रहा है, क्या अल फलाह से भागकर डॉक्टर पूरे देश में फैल चुके हैं? अल फलाह के डॉक्टर्स का नंबर स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? नंबर बंद क्यों है? कहां गायब है? क्या कोई अल फलाह का डॉक्टर आपके शहर में तो नहीं है, आपके आसपास तो नहीं है? उमर ने 2 किलो विस्फोटक से ब्लास्ट किया। अगर 3200 किलो होता तो क्या होता? तस्वीर कितनी भयावह होती। नौगाम में जो धमाका हुआ है, क्या यह ठंडा बारूद देश के दूसरे राज्यों में भी है? क्योंकि डॉक्टर्स तो घूम रहे हैं, उनकी जानकारी नहीं मिल रही है। और योगी फोर्स उत्तर प्रदेश में किन 200 डॉक्टर्स को ढूंढ रही है? तमाम सवाल है, और ये सवाल हमसे और आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये डॉक्टर्स तो कहीं भी हो सकते हैं, इनका मॉड्यूल तो कहीं भी एक्टिव हो सकता है। एक एक सवाल का जवाब अगले 45 मिनट में आपके सामने होगा, लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर हम 8 तस्वीरें रख रहे हैं। ये 8 तस्वीरें देखिए। फरीदाबाद में मस्जिदों की चेकिंग हुई है। दिल्ली धमाके का नया फुटेज भी सामने आया, जहां आप उमर को स्पॉट कर पा रहे हैं जो मोबाइल को यहां पर लेने गया था। कैश में कार खरीदी गई है, खुलासा हो गया है 2 लाख कैश में। 200 डॉक्टर्स अब रडार पर हैं, संदिग्धों की लिस्ट में इन्हें शामिल किया गया है। वहीं शाहीन,
आदिल का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। डॉक्टर रजिस्ट्रेशन जो होता है वो रद्द कर दिया गया है। डॉक्टर मुजफ्फर का नाम अब सामने आ गया, एक और चेहरा एक्सपोज हुआ है। बम बनाने में एक्सपर्ट था उमर, यह खुलासा सूत्रों के हवाले से हो रहा है। 200 किलो विस्फोटक से यह धमाका किया गया बताया जा रहा है। तो ये खुलासे, ये नई जानकारियां हमने आपके सामने रख दी। और सबसे पहले आपको श्रीनगर के नौगाम की तस्वीर अब दिखाने जा रहे हैं, जहां कल रात दिल्ली जैसा ही धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। और ये धमाका भी उसी बारूद से किया गया जिसका इस्तेमाल दिल्ली में किया गया था। इस धमाके में कुल 9 लोगों की जान जा चुकी है, 32 से ज्यादा घायल हैं। तो ये तस्वीर जो आपको देखने में दिल्ली जैसी लग रही है, दरअसल ये नौगाम की तस्वीर है और वहां भी वैसा ही धमाका हुआ। धमाके की तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब चलिए सीसीटीवी फुटेज दिखा देते हैं। जब ये धमाका हुआ महज कुछ सेकंड्स में कैसे आवाज हुई, सीसीटीवी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप आवाज सुनिए जरा। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं और आप आवाज सुन पा रहे हैं। तेज रोशनी आती है, धमाके की तेज रोशनी, घरों के कांच फूट जाते हैं, गाड़ियां अलार्म बजाने लगती हैं, क्योंकि जिस तरह का ये धमाका था बहुत भयंकर था। धमाके की एक और सीसीटीवी फुटेज आपको ये दिखा रहे हैं, आप देखिए घरों की खिड़कियां देखिएगा, गौर से देखिएगा। सोचिए आसपास के दूर दराज के इलाके, एकदम करीब तो है नहीं, काफी दूर से आपको रोशनी दिखाई दे रही है, लेकिन धमाका इतना भयंकर था, इतना मैसिव था कि घर की खिड़कियों के कांच टूट गए, पूरा घर हिल गया। 10 नवंबर को दिल्ली में बम धमाका होता है, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर श्रीनगर के नौगाम में कल रात जो धमाका हुआ उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अब हम आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं, एक तरफ वो तस्वीर है जब धमाका हुआ, दूसरी तरफ धमाके के बाद की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से भयानक इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। आप देखिए जब धमाका हुआ तो वैसी ही तस्वीर थी जैसे दिल्ली में हुआ, और उसके बाद किस तरह की तबाही मची है आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं। मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, बहुत भयंकर विस्फोट था ये। और इन सब के बाद नौगाम में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, भारी पुलिस फोर्स के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहां डिप्लॉय कर दी गई है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय की गई। तो नौगाम के पुलिस स्टेशन में ये जो धमाका हुआ, कहा ये जरूर गया कि एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, लेकिन एहतियातन आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहां पर कर दी गई है, भारी फोर्स लगा दी गई है। ये वो इलाका है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर धमाका हुआ था। तो नौगाम में हुए धमाके का दिल्ली कनेक्शन भी अब सामने आ चुका है, वो जानकारी आपको देने जा रहे हैं। वो दिल्ली धमाका जिसमें 13 निर्दोष लोगों की जान गई थी, तो वहीं अब नौगाम में हुए धमाके से 9 लोगों की मौत हुई है। और इन सब के बीच जो कनेक्शन है जान लीजिए, वो है अमोनियम नाइट्रेट का, क्योंकि नौगाम में जिस अमोनियम नाइट्रेट से ये धमाका हुआ है उसी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल दिल्ली बम धमाके में हुआ था। और बताया जा रहा है कि फरीदाबाद से जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था उसे मूव किया गया था, नौगाम पहुंचाया गया था, जहां पर सैंपलिंग चल रही थी, और ये तेज धमाका उस वक्त हो गया। और नौगाम में हुए इस धमाके के बाद सुरक्षा बलों के सामने एक समस्या भी खड़ी हुई। एक तरफ पुलिस को डर था कि ब्लास्ट साइट पर मौजूद सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए, तो वहीं कई लोगों के घर वाले मौके पर पहुंच गए, जिनके परिवार के कुछ लोग धमाके के वक्त वहां मौजूद थे, और इस तरह वहां विवाद की स्थिति भी बन गई। उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए नौगाम में हुआ यह धमाका किसी आतंकी साजिश जैसा ही लग रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर के जॉइंट सेक्रेटरी प्रशांत लोखंडे ने साफ किया कि यह कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि महज एक लापरवाही थी। सुनिए सर। नवंबर 2025 को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए।
घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। लेकिन नौगाम में हुए बम धमाके की पूरी कहानी क्या है? चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। एजेंसीज ने कई 100 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया। फरीदाबाद में आपको याद होगा, फरीदाबाद सहारनपुर से बड़ी खेप बरामद हुई थी। एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही थी और इसी दौरान दिल्ली में लाल किले के पास धमाका होता है। आपको याद होगा जो तस्वीर सामने आई थी। और इसके बाद एजेंसियां घाटी में सघन सर्च ऑपरेशन चलाती हैं। नौगाम में बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट लाया गया। एफएसएल अमोनियम नाइट्रेट की खेप की जांच कर रही थी, सैंपलिंग कर रही थी और इसी दौरान देर रात एक्सीडेंटल विस्फोट हो गया जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। 32 घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। क्या लापरवाही हुई? क्या कोई गलती हुई? क्या सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा? ये सब सवालों के घेरे में। और हमारे सहयोगी वैभव सीधे हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ही जुड़ रहे हैं। वैभव, ये दुर्घटना अगर थी तो बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से हुई है और इसमें जाने गई हैं। इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी होगी। गलती हुई है। देखिए बिल्कुल सलोनी, क्योंकि 9 लोगों की जान गई है। 9 लोगों की जान का जानो। और सबसे महत्वपूर्ण ये है मेरे विजय संजीव, एक बार आपको तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि जिस गली में ये नौगांव चौकी मौजूद है वो बहुत सकरी गली है और इस सकरी गली में चौकी का मौजूद होना, यहाँ पर बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट लाना, एफएसएल की टीम का यहाँ पर पहुंचना और एफएसएल की टीम का उसके बाद इस पूरे मामले में जो है वो साक्ष्य संकलन करना और जिस दरमियान ये ब्लास्ट हुआ है। क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट, अगर आप बेरूत विध्वंस याद करिए तो उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट बड़ी संख्या में डंप किया गया था बंदरगाह में और जो विस्फोट हुआ था आज भी बेरूत के इतिहास में जो है वह दर्ज है। ऐसे में लापरवाही कहां पर हुई, चूक कहां पर हुई जिसने 9 लोगों की जिंदगियों को निगल लिया। लेकिन फिलहाल अगर नौगाम की हम तस्वीर आपको दिखाएं तो मेरे विजय संजीव दिखाएंगे, यहां से बस मुश्किल से 200 मीटर दूर वो स्पॉट जिस स्पॉट पर यह पूरा ब्लास्ट हुआ है। और सलोनी में अभी वहां पर गया था, जितनी भी आसपास के घर हैं इस 200 मीटर के रेडियस में उन सभी घरों की खिड़कियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं। जो इस चौकी के पास घर थे वो घर जमींदोज हो चुके हैं। अब आनन फानन में इस पूरे जमींदोज हो चुके खंडहर को जो है वो वहां से हटाया जा रहा है। बड़ी तादाद में वहां पर जेसीबी मशीन की मौजूदगी है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। जिस ट्रेल, जिस चेन की शुरुआत फरीदाबाद से हुई, उस शुरुआत के बीच फरीदाबाद में जो जब्त किया गया था अमोनियम नाइट्रेट वो नौगाम लाया जाना, नौगाम में यहां पर सेफ्टी मेजर का क्या ध्यान नहीं रखा गया था, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ब्रीफ कर दिया गया है कि ये एक हादसा है। लेकिन इस तरह की घटना को हादसा कह दिया जाता है, कहा जाता है कि एक्सीडेंटल हुआ ये सब कुछ, तो सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। अमोनियम नाइट्रेट जिसका इस्तेमाल हमने दिल्ली में देखा, दिल्ली बम धमाका जो हुआ उससे समझ में आया कि ये कितना खतरनाक है, कितना ज्यादा, मतलब इसको कितना सेफली इसको हैंडल करने की जरूरत है। तो क्या उन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया? जब नौगाम में इस पुलिस स्टेशन में रखा गया तो उस समय ये चीजें दरकिनार कैसे की जा सकती हैं? बिल्कुल, इन तमाम चुनौतियों को, उन तमाम सवालों को आप दरकिनार नहीं कर सकते क्योंकि उससे ठीक 3 दिन पहले दिल्ली के अंदर जिस तरह से लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट ने भी जांच एजेंसियों के सामने कई सारे सवाल छोड़े थे। और सलोनी, एक बात भी लगातार हम दोहरा रहे हैं कि दिल्ली में जो धमाका हुआ था वो इस चेन की शुरुआत है या फिर इस चेन का अंत है। लेकिन जिस तरह से नौगाम में ये धमाका हुआ उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी आने वाले वक्त में जांच एजेंसियों को, क्योंकि कई ऐसे बड़ी बात कह रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि इतनी सतर्कता बरती जाए क्योंकि जांच एजेंसियों के पास सिर्फ 100% सक्सेसफुल होने का ऑप्शन होता है। 1% की भी उनकी अनसक्सेस इस तरह की घटनाओं में तब्दील हो जाती हैं। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए वैभव। लेकिन सवाल यही है कि क्या एक बम धमाके का जवाब ये हो सकता है कि ये लापरवाही से हुआ? सुनकर ही अजीब लग रहा है। जिन 9 लोगों की जान गई है उनके परिवार को क्या यही जवाब दिया जाएगा कि लापरवाही थी? क्या बात महज इतनी सी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है जो छिपी हुई है, जो अनसुलझी है? एक एक सवाल प्रहार में पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए।
करीब 800 किलोमीटर दूर आधी रात एक बड़ा धमाका हुआ। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार की रात एक बड़ा ब्लास्ट होता है। लोग कुछ समझ पाते कि उससे पहले पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। देखते ही देखते लाशें बिछ गई। नौ लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हैं। अब सवाल है कि आखिर पुलिस स्टेशन के अंदर यह धमाका कैसे हुआ? क्या किसी आतंकी ने हमला किया या फिर किसी लापरवाही से आधी रात को कोहराम मचा? आखिर इस नौगाम थाने ब्लास्ट का दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से क्या कनेक्शन है? नौगाम में हुआ यह धमाका ठीक वैसा ही था जैसा 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुआ था। धमाके के बाद जिस तरह की आग दिल्ली में भड़की थी, ठीक वैसी ही आग श्रीनगर के नौगाम थाने में भी विस्फोट के बाद भड़की। थाने के आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई और धमाके के बाद आसपास लोगों के शत विक्षत शव बिखर गए। विस्फोट से सबसे ज्यादा नुकसान नौगाम थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों और एफएसएल टीम को हुआ, जो नौगाम थाने में रखे विस्फोट का सैंपल लेने के लिए आई थी। दरअसल खुले एरिया में फरीदाबाद से ले जाया गया विस्फोटक रखा था। देर रात एफएसएल टीम के साथ अधिकारी पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। बरामद की गई विस्फोटक सामग्री की सैंपलिंग की जानी थी। प्रक्रिया के तहत विस्फोटक को परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। पिछले 2 दिनों से मानक प्रक्रिया के तहत नमूने जुटाए जा रहे थे। इसी दौरान देर रात एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। The sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. नौगाम में हुए इस ब्लास्ट ने यह साफ कर दिया कि एजेंसियां जिस अमोनियम की बड़ी खेप को लेकर लगातार छानबीन कर रही हैं, उसका कुछ हिस्सा अभी भी ऐसे लोगों के पास ही है जो इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का हिस्सा है। लेकिन फिलहाल पकड़े जाने के डर से अभी वो शांत हैं। ये धमाका इस मोर्चे पर और मायने रखता है क्योंकि ये उसी जैश ए मोहम्मद नेटवर्क से जुड़ा है जिसके दिल्ली धमाकों में तार मिल रहे हैं। 11:20 का समय था जब नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे पता लगाया जाता है कि इस तरह से जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने आउट ऑफ स्टेट कुछ ऑपरेशंस किए थे, वहां से जो रिकवरी हुई, उस रिकवरी को जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से उस रिकवरी को जो है वो देखा जाता था। और जब ये ब्लास्ट हुआ, दस नवंबर को दिल्ली में एक कार ब्लास्ट हुआ जिसके सिलसिले में जांच एजेंसियों को एक जैश मॉड्यूल मिला जिसे डॉक्टर मॉड्यूल कहा गया है। ये मॉड्यूल सिर्फ आम आतंकवादियों का नहीं है, इसमें व्हाइट कॉलर आतंकवादियों की भागीदारी है। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल डॉक्टर्स जैसे पढ़े लिखे लोगों पर आधारित था जिनके ऊपर शक कम होता है। मॉड्यूल का मकसद दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद और मुंबई जैसे बड़े शहरों में हमला करने का था। डॉक्टर्स ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को बेस बनाया जहां करीब 40% डॉक्टर कश्मीरी हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में शामिल 12 आतंकियों में से कई डॉक्टर्स हैं। बहरहाल अब पुलिस का कहना है कि विस्फोट आकस्मिक था, कोई आतंकवादी कार्रवाई नहीं। लेकिन नौगाम में हुआ धमाका इस ओर इशारा करता है कि खतरा अभी टला नहीं है और ऐसे में इस आतंकी खौफ के समूल नाश के लिए बड़े प्रहार की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट तो आपने देख ली, नौगाम में कैसे ब्लास्ट हुआ, पूरी कहानी आप समझ चुके हैं। लेकिन अब वो सवाल भी आज पूछे जाने चाहिए जो कोई नहीं पूछ रहा है। सभी इस ब्लास्ट को एक सामान्य खबर की तरह रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रहार में हम सवाल पूछेंगे और पूछेंगे कि ऐसी कौन सी जांच थी जो बिना पूरी तैयारी के रात के 11 बजे चल रही थी? क्या अमोनियम नाइट्रेट की सैंपलिंग में चूक हुई है, गलती हुई है? क्या सैंपलिंग के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए? एफएसएल, पुलिस, तहसीलदार सबकी मौजूदगी थी, फिर धमाका कैसे हो गया?
क्या व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से जब्त विस्फोटक को बहुत हल्के में लिया गया? इसको गंभीरता से लिया ही नहीं गया? विस्फोटक की जांच के दौरान क्या जरूरी सुरक्षा इंतजाम जो होने चाहिए थे वो नहीं किए गए थे? फरीदाबाद से कश्मीर ले जाने में जब ये विस्फोटक नहीं फटा, ब्लास्ट नहीं हुआ, तो रखे रखे विस्फोटक कैसे फट गया? कैसे इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया जिसमें 9 जानें चली गई हैं? दिल्ली से श्रीनगर 800 किलोमीटर होता है। 800 किलोमीटर के सफर में क्या कुछ नहीं हुआ? तो फिर कैसे विस्फोटक फट गया? यहां पर कैसे इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया? ये सवाल हैं जिनका जवाब जरूरी है, और सवाल बहुत सारे हैं और ये पूछे भी जाएंगे, क्योंकि इसी नेटवर्क के 200 डॉक्टर अभी भी खुले घूम रहे हैं। ये कहां हैं? किस जगह छिपकर बैठे हैं? जांच एजेंसियां तलाश में जुटी हैं, लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आतंक का ये डॉक्टर गैंग आपके शहर में भी मौजूद हो सकता है। ये व्हाइट कॉलर टेरर है जिसे आसानी से पॉइंट आउट कर पाना काफी मुश्किल है। आप पहचान नहीं पाएंगे, आपको लगेगा आम इंसान है हमारी आपकी तरह। और यही वजह है कि देश भर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आज फरीदाबाद के कई गांव और कस्बों में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया है, जहां कई लोगों से पूछताछ भी की गई। आपको वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं फरीदाबाद में, देखिए, क्योंकि 2 गांव के कमरे किराए पर लेकर भारी मात्रा में सिर्फ विस्फोटक रखने के लिए उन्हें किराए पर ले लिया गया। तो ऐसे में तलाशी चल रही है। फरीदाबाद की आपने तस्वीर देख ली, लेकिन सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं है, बल्कि पुलिस आज सहारनपुर भी पहुंची, जहां पर जांच के बाद 2 यूट्यूबर्स को हिरासत में लिया गया है। और ये दोनों यूट्यूबर्स गिरफ्तार डॉक्टर आदिल की शादी में श्रीनगर गए थे, जिन्हें वीडियो में श्रीनगर के एक हुक्का बार में डॉक्टर आदिल के साथ स्पॉट किया गया, देखा गया, और इनसे पूछताछ जारी है। इनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी जांच हो रही है। जांच एजेंसियां अपने कब्जे में ले चुकी हैं कि क्या पता कुछ मजबूत साक्ष्य उससे भी मिल पाए, कुछ लोगों की पहचान हो पाए। देखिए, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस भी अब एक्शन मोड में है। आज दिल्ली पुलिस फैज़-ए-इलाही मस्जिद पहुंची। ये वही मस्जिद है जहां धमाके से पहले डॉक्टर उमर, जिसने धमाका किया था, उसने 10 मिनट गुजारे थे। इस मस्जिद में पुलिस ने कई जमातियों से पूछताछ की और तलाशी अभियान भी चलाया गया है। तो ये उस तस्वीर को आप देख रहे हैं जहां तबलीगी जमात के लोगों से पूछताछ चल रही है, क्योंकि यहां पर 10 मिनट रुका था उमर। और दिल्ली की मस्जिद के बाद फरीदाबाद की मस्जिद में भी पुलिस पहुंची और तलाशी अभियान यहां भी चलाया गया। उसकी भी आपको तस्वीर दिखा रही है। अलर्टनेस, ये मुस्तैदी, ये तलाशी सिर्फ इसलिए हो रही है कि कुछ भी ऐसा दोबारा घटित ना हो जो हमने अभी देखा है दिल्ली ब्लास्ट में। और अगर कोई सोर्स मिल पाता है, कोई जानकारी मिल पाती है, तो उसकी तह तक पहुंचकर उन सफेद पोशों तक पहुंचा जाए जो हमारे आपके बीच घूम रहे हैं। और ये तलाशी अभियान चलाना भी जरूरी है, क्योंकि शक है कि इसी टेरर नेटवर्क के कई आतंकी अभी भी खुले घूम रहे हैं। और एक फैक्ट आपको बताते हैं, जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने सिर्फ 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट से ये ब्लास्ट किया था। सोचिए, अगर ये 2900 किलो होता तो सोचिए, अगर डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों से अमोनियम नाइट्रेट का पता ना चला होता तब क्या होता? क्योंकि अगर 2 किलो से दिल्ली दहल सकती है तो 2900 किलो से सोचिए क्या होता। और ये आतंकी पार्किंग में ये बम बना सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए कुछ डिटेल्स इस पर आपको दे देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 2 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया गया। बम बनाने में डॉक्टर उमर मोहम्मद एक्सपर्ट था, ज्यादा वक्त नहीं लगता था इसे। i20 कार के 60% अवशेषों से यह खुलासा हुआ है। ब्लास्ट के लिए डेटोनेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। फॉरेंसिक टीम को मौके से पतले तार मिले। ब्लास्ट में पेट्रोलियम ऑयल का भी अमोनियम नाइट्रेट के साथ इस्तेमाल किया गया। डेटोनेटिंग मटेरियल माइनिंग में इस्तेमाल होता है, जो स्पॉट किया गया है जांच में। फॉरेंसिक टीम का 52 से ज्यादा विस्फोटक से जुड़े सैंपल वहां पर मिले दिल्ली ब्लास्ट के एरिया में। पेट्रोलियम ऑयल और डेटोनेटिंग मटेरियल से ये इसने बम बनाया था उमर ने, और ब्लास्ट को 5 से 10 मिनट में अंजाम दे दिया गया। आप समझ रहे हैं कितनी कम टाइमिंग है, 5 से 10 मिनट। विस्फोटक को 5 से 10 मिनट में उमर तैयार कर सकता था, इक्विप था। डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर रहा था, लग रहा है कि बम बनाने की पढ़ाई कर रहा था। अब सवाल यह है कि लाल किले की पार्किंग में 3 घंटे में क्या उमर ने यह सब कर दिया और उसके बाद धमाका हो गया? दिल्ली में जिस जगह ब्लास्ट हुआ, आज एक बार फिर जांच अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे थे
और लाल किला के आसपास की जांच की गई है, बहुत थॉरली जांच की गई है। फिर से आपको वो तस्वीर हम अभी दिखा रहे हैं, आप देखिए पूरी टीम पहुंची हुई है, एक बड़ी टीम, और फिर से सैंपल्स लिए जा रहे हैं, चीजें चेक की जा रही है, जांच की जा रही है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए। और हमारे सहयोगी जतिन वहां मौजूद थे जब ये जांच चल रही थी, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लाल किले के सामने उस स्पॉट पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची है जहां पर 10 तारीख को ब्लास्ट हुआ था, और आप देखेंगे कि फॉरेंसिक टीम अब यहां से वापस जा रही है। और आप देखेंगे पूरी सड़क पर नीचे की तरफ, अगर मेरे विजय इरफान आपको जमीन की तस्वीर दिखाएं तो पानी के अलावा जो ब्लैक मार्क आपको नजर आ रहा है, दरअसल यही वो जगह है जहां पर I-20 कार के अंदर ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट की चपेट में तकरीबन 8 गाड़ियां जो है वो पहुंची थी। और अभी आप तस्वीरों में देखेंगे डॉग स्क्वाड जो फाइनल एक तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है, सैंपल्स कलेक्ट करने को लेकर जो टीम है डॉग स्क्वाड के जरिए यहां पर पहुंची है। हालांकि इसको पर्दे से ढक दिया गया था, लेकिन अब पूरी सड़क को साफ किया गया है। लेकिन इसी बीच सड़क पर जो काले रंग का आप स्पॉट्स देख रहे हैं, वो स्पॉट्स आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का धमाका यहां पर रहा। हालांकि अमूमन इससे पहले जो धमाके हुए उसमें कहीं भी अगर RDX का इस्तेमाल होता था तो जमीन में गड्ढा होता था, लेकिन लाल किले के बाहर जो गाड़ी के अंदर धमाका हुआ वो अमोनियम नाइट्रेट डेटोनेटर और जो पेट्रोलियम ऑयल है उसका मिक्सचर था, वायरिंग से उसको कनेक्ट किया गया था। और यही कारण है कि सड़क पर किसी तरीके का जो गड्ढा है वो तो नहीं हुआ, लेकिन आपको पूरी सड़क काली नजर आएगी। और DCP नॉर्थ आपको खुद वहां पर खड़े हुए सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी कि जिस जगह पर धमाका हुआ उस जगह की तस्वीर आप देखिए कि सड़क पूरे तरीके से काली है, क्योंकि पानी अलग से नजर आ रहा है लेकिन सड़क काली है। और जो कर्टन्स अब यहां से हटा दिए गए हैं, तकरीबन 52 जो सैंपल्स हैं वो यहां से लिए गए थे। देखिए पुलिस एक्शन मोड में है, जांच एजेंसियां लगातार बाकी डॉक्टर्स की तलाश कर रही हैं, और इस बीच खबर ये आ रही है कि इन डॉक्टर्स का अगला टारगेट कोई हिंदूवादी नेता हो सकता है। ये बयान सुनिए जरा। शासन लेवल से एक फोन आता है मेरे पास और बताया जाता है जो आतंकवादी डॉक्टर्स अभी पकड़े गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के 4 हिंदूवादी नेताओं का नाम लिया है जो उनकी हिट लिस्ट पे थे। उसमें हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की धर्मपत्नी जी का नाम है, मेरा नाम है, और लखनऊ के 2 और नेता गोपाल राय और महंत दिग्विजय जी का नाम आया है। तो शासन स्तर पर मेरी सुरक्षा को लेकर के पुनः उस पर उसकी जानकारी सब जुटाई जा रही है। तो हिंदूवादी नेता टारगेट पर हैं, लेकिन अल फलाह से निकले ये डॉक्टर आखिर कहां हैं? पुलिस लगातार इन डॉक्टर्स को ट्रेस करने में लगी हुई है, और ये डॉक्टर्स जो जिनकी जानकारी नहीं मिल पा रही, उनके नंबर्स भी स्विच ऑफ है, उनकी डिटेल्स खंगाली जा रही, उन्हें ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर रहे हैं पुलिस के रडार पर 15 डॉक्टर्स के फोन आए हैं और वो फोन बंद बताए जा रहे हैं। मुजम्मिल में संपर्क वाले 15 डॉक्टर्स लापता है, मुजम्मिल से जो संपर्क में थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर्स की खोज चल रही है, उन 15 डॉक्टर्स की जो मुजम्मिल के संपर्क में थे, अल फलाह में रहते थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15 डॉक्टर्स लापता है, उनकी तलाश चल रही है। तो क्या ये जो टेरर नेटवर्क है वो अभी खत्म नहीं हुआ है? क्या अभी भी डर है? जरा खबर के इस पहलू को समझने के लिए हमारे सहयोगी सागर के पास चल रहे हैं। सागर अल फलाह पर ही मौजूद हैं। सागर, अल फलाह यूनिवर्सिटी, वहां के 15 डॉक्टर्स जो संपर्क में थे मुजम्मिल के, उनके नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं, डॉक्टर्स लापता हैं। क्या डर अभी भी घूम रहा है फिजाओं में? ये मान लें, क्योंकि ये 15 डॉक्टर्स तो कुछ भी कर सकते हैं अगर मुजम्मिल के संपर्क में थे तो। देखिए बिल्कुल सलोनी, अभी लगभग ये संख्या 15 से बढ़कर लगभग 22-23 के करीब बताई जा रही है, लेकिन 15 ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने जैसे यूनिवर्सिटी का कैंपस छोड़ा उनके मोबाइल फोन यहाँ से स्विच ऑफ हो जाते हैं। पुलिस लगातार उन्हें ट्रेस कर रही है, उन्हें भी ट्रैक किया जा रहा है कि आखिर ये सभी आरोपी डॉक्टर कहाँ पर हैं जो लगातार उन आतंकियों के संपर्क में थे जिन्होंने दिल्ली में बड़ी देखिए ब्लास्ट जैसी आतंकी घटना को अंजाम दिया था। लगातार आज जांच एजेंसियां भी दिन भर डेरा डाली रही सलोनी अंदर, जहां पर जांच होती रही। और यही नहीं, पूरे जमीन की यूनिवर्सिटी के
पैमाइश की जा रही है कि आखिर जो यहाँ पर निर्माण किया गया कितना वैध है, क्या सभी मानकों का देखिए पूर्ण रूप से पालन किया गया, कहीं ये ढांचा अवैध तो नहीं है। इन सबकी भी निगरानी अब देखिए पूरी जांच टीमें कर रही हैं। बात करें ईडी की टीम की, एनआईए की टीम की, सीआईए की टीम, दिल्ली पुलिस, जम्मू पुलिस, हरियाणा पुलिस, सभी जांच एजेंसियां एक एक करके कई देखिए परत दर परत राज अब खोल रही हैं। बड़े पर्दाफाश अभी कई राज अभी आने बाकी हैं। लेकिन डर की बात यही है कि 15 डॉक्टर्स आखिर हैं कहां। आप हमारे साथ बने रहेगा सागर, आपके पास हम वापस लौटेंगे। अल फलाह के 15 डॉक्टर्स का फोन स्विच ऑफ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के करीब 200 डॉक्टर, आप सुनिएगा गिनती, 200 डॉक्टर एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जो शाहीन के संपर्क में थे। ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल्स इस पर भी आपको दे सकते हैं। यूपी के करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स रडार पर हैं और कश्मीरी मूल के हैं ये 200 डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, जिनकी लगातार जिन पर नजर रखी जा रही है। यूपी में कश्मीरी मूल के 40 डॉक्टर्स से शाहीन संपर्क में थे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। वो वही शाहीन जो जमात उल मोमिनात चलाती थी, उसके संपर्क में थे। कई देशों में डॉक्टर्स शाहीन के नेटवर्क के साथ जुड़े हुए थे, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। सूत्र ये बताते हैं डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क में पाकिस्तानी सेना के भी डॉक्टर्स थे और डॉक्टर शाहीन से पूछताछ की तैयारी में अब यूपी एटीएस यहां लगती दिखाई दे रही, क्योंकि 200 डॉक्टर्स का लिंक है। पूछताछ के लिए श्रीनगर जाने की तैयारी में है यूपी एटीएस, ये सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। तो 200 डॉक्टर्स हमारे आपके बीच हो सकते हैं, इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। अब आप सोच कर देखिए, एक आतंकी डॉक्टर ने 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट से पूरी दिल्ली को दहला दिया, तो सोचिए 200 डॉक्टर हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। और क्या हमारी जांच एजेंसियों ने इन आतंकियों के पास मौजूद सारा विस्फोटक जब्त कर लिया है, या फिर इन 200 डॉक्टर्स के पास अभी भी ये विस्फोटक मौजूद है? ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी, फिर डॉक्टर मुजम्मिल की धरपकड़ और मिलता है 2900 किलो विस्फोटक। लेकिन इस बीच एक आतंकी पुलिस की नजर से बच निकलता है और दिल्ली में लाल किला के सामने होता है एक बम धमाका। इस बम धमाके की गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। ढेरों जगह पुलिस रेड मारती है। दिल्ली धमाकों के तार हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक जुड़ते नजर आते हैं, जहां से एक एमबीबीएस डॉक्टर की गिरफ्तारी भी हुई है। इन प्रदेशों में जैश-ए-मोहम्मद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर्स के फुटप्रिंट्स मिले हैं। दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना जा रहा डॉक्टर मुजम्मिल 9 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जांच एजेंसियां इस पूरी साजिश की परतें खोलने में लगी हुई हैं और मुजम्मिल के पूरे जाल को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं। इस बीच जानकारी सामने आती है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर्स मिसिंग हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जो मुजम्मिल के संपर्क में थे। 2 और गिरफ्तारियां कुछ देर पहले नूह से हुई है। नूह में जो 2 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए, एक डॉक्टर जो कि 2 तारीख को ही देखिए यहाँ से एमबीबीएस की डिग्री ले चुका था, वहीं एक और डॉक्टर जिसकी नूह से गिरफ्तारी हुई वो यहाँ का पूर्व छात्र रह चुका है। और देखिए पठानकोट जिसकी बात की जा रही है उसका भी संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही है। तो देखिए कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे डॉक्टर हैं, 15 डॉक्टरों की वो संख्या बताई जा रही है जो अभी फरार हैं। उनके फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं और फिर लगातार उनको ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है कि आखिर ये कहाँ पर है, आखिरी कॉल इनकी किसके पास थी, क्या जिन लोगों को गिरफ्तारी हुई है दिल्ली ब्लास्ट केस में कहीं ऐसा तो नहीं है लगातार उनके संपर्क में थे। इन तमाम कड़ियों को देखिए सुलझाने में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर देखिए दिन भर लगातार इस समय हलचल जारी है। कई जांच एजेंसियां इस समय फरीदाबाद में डेरा डाली हुई हैं जो लगातार ये चेक कर रही हैं कि आखिर क्या क्या गतिविधियां इस समय इस यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही है। अब डॉक्टर्स का गायब होना कई तरह के सवाल उठा रहा है। जांच एजेंसियां इनकी तलाश में जुटी हैं और देश भर में छापेमारी कर रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों की जांच का केंद्र अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसमें पढ़ने और काम करने वाले डॉक्टर्स पर केंद्रित है। स्पेशल सेल ने अल फलाह यूनिवर्सिटी और यूपी में 200 से ज्यादा डॉक्टर्स की एक ऐसी लिस्ट तैयार की है जो शक के घेरे में है। स्पेशल सेल ने इन 200 डॉक्टर्स को अपने रडार पर रखा है जिनकी जांच जारी है। अब तक अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स को हिरासत में लिया जा चुका है। जांच एजेंसियों ने सबसे पहले नूह शहर के रहने वाले डॉक्टर रेहान को हिरासत में लिया।
जो तावड़ू में एक निजी क्लिनिक में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि रेहान ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से हाल ही में MBBS की पढ़ाई पूरी की थी। शक है कि वो आतंकी मॉड्यूल के संपर्क में था। पुलिस डॉक्टर शाहीन के करीबी की तलाश कर रही है। शाहीन के करीबियों को उत्तराखंड में ट्रेस किया गया। एजेंसी के पास शाहीन के करीबियों की लिस्ट है। फोन पर मैसेजिंग ऐप पर संपर्क में थी शाहीन। यूपी ATS ने उत्तराखंड में ट्रेस किया। एजेंसी सभी आरोपियों को हिरासत में लेगी। वहीं सहारनपुर के 2 यूट्यूबर्स अब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। एजेंसी दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जांच में सामने आया है कि दोनों लंबे समय से डॉक्टर आदिल अहमद और उसके करीबी डॉक्टर से संपर्क में थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों यूट्यूबर्स हाल ही में डॉक्टर आदिल के निकाह में शामिल होने के लिए श्रीनगर गए थे। वहीं एक हुक्का बार पार्टी की CCTV फुटेज में दोनों को डॉक्टर बाबर और आदिल के साथ देखा गया, जिसके बाद एजेंसियों का शक और गहरा गया। कुल मिलाकर देखें तो जांच एजेंसी हर संभव कोशिश में लगी है कि आतंक का कोई भी डॉक्टर छूट न जाए। कड़ी से कड़ी को मिलाया जा रहा है और यही वजह है कि स्पेशल सेल अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा डॉक्टर्स की जांच कर रही है, जो एजेंसी के रडार पर हैं। तो वहीं खुद अल फलाह यूनिवर्सिटी के नक्शे की भी जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि कट्टरपंथ की नींव पर आतंकी इमारत कैसे खड़ी हो गई और अब इस पर एक बड़े प्रहार की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 200 डॉक्टर्स जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, लेकिन इन्हें पकड़ने में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इनके फोन ट्रेस करना आसान नहीं, क्योंकि ये टेरर नेटवर्क आपस में बातचीत करने के लिए सामान फोन ही बल्कि थ्रेमा ऐप का इस्तेमाल करते हैं। फोन का इस्तेमाल ही नहीं करते। ग्राफिक्स के जरिए इसकी बैक स्टोरी आपको बताते हैं। आतंकी डॉक्टर शाहीन के फोन से बड़ा खुलासा हुआ है। शाहीन के फोन से थ्रेमा ऐप के सबूत मिले। तीनों आरोपी डॉक्टर्स थ्रेमा ऐप से ही बात करते थे। थ्रेमा ऐप में फोन नंबर या ईमेल आईडी की जरूरत नहीं होती है। थ्रेमा यूजर्स को ट्रेस करना ऐसे में मुश्किल है। ब्लास्ट प्लानिंग के लिए थ्रेमा इस्तेमाल करते थे। दस्तावेज, नक्शे, लेआउट प्लान्स, सब कुछ ये थ्रेमा के जरिए, इसी ऐप के जरिए शेयर किया करते थे। लोकेशन और टास्क अलॉटमेंट भी थ्रेमा पर ही शेयर करते थे, जिससे किसी को पता ही ना चले कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, उसका रुख कर रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी पर 2 अलग अलग तरह के FIR किए गए हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 अलग अलग FIR दर्ज की है अल फलाह के खिलाफ। एक FIR चीटिंग की दर्ज की गई है, दूसरी FIR फॉर्जरी की धाराओं में दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह को नोटिस भी दिया है, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के ही ये डॉक्टर सामने आए हैं और अल फलाह में कमरा नंबर 13 था जहां ये सब कुछ हो रहा था। तो ऐसे में अब जांच के दायरे में अल फलाह भी आ चुका है, अल फलाह यूनिवर्सिटी आ चुकी है और हमारे साथ सागर जुड़े हुए हैं। सागर, यहाँ पर इसे एक तरह से केंद्र समझा जा रहा है कि जम्मू के बाद यही अल फलाह यूनिवर्सिटी केंद्र है। यहाँ पर बहुत गड़बड़ियां की गई, अब ये जांच के दायरे में आ गया, नोटिस भेजा है। देखिए बिल्कुल सलोनी, इस पूरे मामले में लगातार इस समय जांच एजेंसियां यही चेक कर रही हैं कि आखिर किस तरह से इस पूरे नक्शे की बनावट के साथ ही साथ जिस तरह से यहां पर गतिविधियां चल रही थी, आखिर वो कितनी सामान्य थी और कितने फर्जी तरीके से इसके अंदर जो है डॉक्टर जो है रहते थे और पूरी प्लानिंग कमरा नंबर 13 में करते थे। जब आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया तो वहां के लोग इसलिए भी रडार पर हैं, जो आसपास फरीदाबाद में रहने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जो लोग अब किराए पर मकान लेने जा रहे हैं, उनकी भी अब पूरी गहनता से जांच की जा रही है। अगर आप बता भी रहे हैं, हमने वो तस्वीर भी दिखाई है दर्शकों को कि कैसे जांच हो रही है फरीदाबाद में अलग अलग जगहों पर। जतिन भी हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, आप लगातार इस खबर पर नई नई जानकारियां दे रहे हैं। अब अल फलाह जब जांच के दायरे में आएगी, नोटिस भेजा गया है, तो आगे क्या हो सकता है, जरा बताइए दर्शकों। बिल्कुल, देखिए ये पहली ऐसी FIR है जिसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज किया है। सिर्फ एक नहीं, 2 FIR अलग अलग दर्ज की गई है और पहली FIR फौजरी की और दूसरी FIR चीटिंग की। जो नोटिस सर्व किया गया है उसमें क्लैरिफिकेशन मांगा गया है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर। उस नोटिस में दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने यह भी बोला है कि आप इन डॉक्टरों को हायर करते हैं तो उसके पीछे का क्राइटेरिया क्या है। तीसरा पॉइंट उस नोटिस में यह बताया गया है कि आप अगर किसी स्टूडेंट को हायर करते हैं तो उसको लेकर किस तरीके का रिजर्वेशन है और किस तरीके के पैनल से उन स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है, तब जाकर अल फलाह यूनिवर्सिटी में उस स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है। क्योंकि इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तकरीबन 40% जो बच्चे हैं वो कश्मीर से आते हैं। तो क्या कश्मीर के बच्चों के लिए एक अलग से रिजर्वेशन है? 40% जो सीटें हैं वो उनके लिए रिजर्व की गई है और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सवालों का जवाब बहुत जरूरी है जतिन और सागर, क्योंकि ऐसे ही आप किसी
उसी को रख लेते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं, कोई घटना तो नहीं हुई, ये सब तो वेरीफाई करना होगा ना। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो आप समझिए, ये एक तरह से समझ में आ गया कि हिंदूवादी नेता टारगेट पर है। ये बहुत सारी चीजें हैं, डॉक्टर्स कहाँ हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब इनकी तो तलाश चल ही रही है कि आखिर ये डॉक्टर्स कहाँ छिपे हैं। पुलिस लगातार इन डॉक्टर्स को ट्रेस करने में लगी हुई है, लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं। अब बात उसकी कर रहे हैं, उस सियासी तलाश की कर रहे हैं जो लगातार आपको ले चलेगी बिहार। और सियासी तलाश में क्या राहुल गांधी, ऐसा लग रहा है कि अब 100 होने वाले। आप सोच रहे होंगे 100 जीत का आंकड़ा है, तो नहीं, ये हार का आंकड़ा है। अब लग रहा है कि बस हार का जो 100 का रन है वो राहुल गांधी अचीव करने वाले हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, हम आपको बताएंगे। आपको जरा ये भी समझना होगा कि राहुल गांधी जब जब लीड कर रहे हैं वो बार बार उनको शिकस्त मिल रही है। तो अब क्या फिर से आगे और शिकस्त खड़ी है, आगे और चुनावी हार उनके लिए यहाँ पर खड़ी है? क्योंकि चुनावी हार के शतक से महज 5 चुनाव राहुल गांधी दूर रह गए हैं। और यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी मंथन के मोड में। लेकिन सियासी पंडितों का ये कहना है कि पार्टी के मंथन से ज्यादा राहुल गांधी को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि आखिर वो पार्टी को हार का तोहफा कब तक देते रहेंगे। और रीजनल पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि वो राहुल गांधी की संगत में कब तक हार का संयुक्त स्वाद चखती रहेंगी बार 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 बार। राहुल गांधी अपनी सियासी हार की सेंचुरी मारने से महज 5 चुनाव दूर कैसे हैं, आप ये सोच रहे होंगे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए जरा डिटेल इस पर आपको दे देते हैं। बिहार चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पिछले 20 सालों में 95 चुनाव हारे हैं। 95। 2004 से 2025 के राज्य और लोकसभा चुनावों पर आधारित है ये आंकड़ा। और बिहार में कांग्रेस को केवल 6 सीटें मिली, जबकि 61 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। अब चुनाव हारने की इस रिकॉर्ड तोड़ पारी को खेलने के बाद भी राहुल गांधी बदस्तूर कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन अब तो खुद उनके समर्थक ही कहने लगे हैं कि राहुल गांधी की सियासी यात्रा में सिर्फ हार के ही पड़ाव हैं क्या। रिपोर्ट देखिए। क्या राहुल गांधी हार का शतक लगाने वाले हैं? राहुल गांधी हार की सेंचुरी से 5 चुनाव दूर हैं। क्या राहुल गांधी चुनाव हारने में एक्सपर्ट बन चुके हैं? ये वो सवाल है जो दूसरे दलों से ज्यादा खुद कांग्रेस के कौतूहल का सब्जेक्ट बन चुका है। राहुल गांधी को डिफेंड करने वालों ने भी फाइनली सरेंडर करने का मन बना लिया है। राहुल के नाम पर सियासी करियर की बाजी लगाने वाले भी अब बागी होते दिखाई दे रहे हैं। और इसके पीछे की वजह राहुल का नंबर 95 है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस के लिए एक बार फिर वही संकट खड़ा कर दिया है कि आखिर राहुल को अब कैसे डिफेंड करें। राहुल से इस्तीफा मांगा तो सोनिया नाराज हो जाएंगी, और नहीं मांगा तो हार को मुकद्दर मानकर कब तक कार्यकर्ता झंडा फहराएंगे। दरअसल राहुल गांधी जिस तरह से जहां भी जा रहे हैं चुनाव हार ही रहे हैं, अगर कर्नाटक को हम छोड़ दें, उसकी मुख्य वजह जो मुझे समझ में आती है कि राहुल गांधी जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे और जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे। क्योंकि नेता वही होता है जो जनता का विश्वास जीत ले और उसको समझ में आ जाए कि जनता क्या चाहती है। बिहार में जिस तरह से उन्होंने वोट चोरी का एक अभियान चलाया, तो उनको जनता ने क्यों नहीं सपोर्ट किया? अगर वोट चोरी थी, सच में ऐसा हुआ था, तो जनता का साथ मिलना चाहिए था, तो नहीं मिला। उनकी 4 सीटें उनको मिली और जो महागठबंधन था उसकी भी लुटिया डूब गई, उसको भी कुल मिलाकर 35 सीटें मिली। इतना मुझे लगता है कि इतना अपमानजनक हार शायद किसी हुई। बिहार में कांग्रेस 61 सीटों पर मैदान में उतरी, लेकिन जीत मिली सिर्फ 6 पर। बिहार में कांग्रेस की ऐसी हालत अकेली नहीं है, बल्कि ये बीते 2 दशकों में राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार बने कमजोर चुनावी ग्राफ की एक और कड़ी है। बिहार की हार तो बस वो मोती है जो पिछले 20 सालों में कांग्रेस को मिली 95 चुनावी हारों की लंबी माला में जुड़ जाएगा। देश के लगभग हर बड़े राज्य में कांग्रेस जनादेश हासिल करने में विफल रही है।
कहीं संगठन ढह गया, कहीं नेतृत्व संकट गहरा गया, तो कहीं विपक्ष के नए उभार ने जगह छीन ली। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस देश के लगभग सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर चुनाव हार चुकी है। ये हार लोकसभा से लेकर विधानसभा और उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत तक फैली हुई है। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक हार की एक लंबी लिस्ट है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे पारंपरिक गढ़ भी ढह गए। उत्तर पूर्व, जहां कांग्रेस कभी सबसे मजबूत थी, लगभग पूरी तरह से छिन चुका है। एमपी, छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पर भी 2018 के बाद गिरावट तेज है। बिहार में 2025 की हार ने पूरे ग्राफ को और नीचे ढकेला। ये लिस्ट बेहद लंबी है। राहुल गांधी की चुनावी यात्रा को एक न्यूज रिपोर्ट में दिखा पाना नामुमकिन है, क्योंकि राहुल ने 95वीं हार का फीता काटकर एक नई राजनीतिक घटना को मुमकिन बना डाला है। यही कारण है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की चुनावी यात्रा को अब भारत की राजनीति में एक केस स्टडी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अंदर बैठकर कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने वाले एक वाहिद राजनेता बन चुके हैं। 20 सालों में 95 हार, यानी हर 3 महीने में एक चुनावी झटका। राजनीतिक नक्शे पर कांग्रेस का प्रभाव क्षेत्र लगातार सिकुड़ता जा रहा है। क्षेत्रीय दलों का उभार कांग्रेस के वोट बैंक को खा गया। संगठनात्मक ढांचा कई राज्यों में लगभग निष्क्रिय। चुनाव जीतने के बजाय नैरेटिव लड़ाई पर अधिक फोकस। युवा नेतृत्व की क्षमता पर बार बार सवाल। कैडर आधारित राजनीति जैसे बीजेपी, टीएमसी, बीजेडी, आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस कमजोर। कांग्रेस के लिए बिहार 2025 की हार सिर्फ एक चुनावी झटका नहीं, बल्कि एक संकेत है कि देश भर में पार्टी का जनाधार अब बिखर चुका है। और इसके पीछे की वजह है संगठन का अभाव, जमीन पर कमजोर नेतृत्व, महागठबंधन में तालमेल की कमी, आरजेडी का अधिक प्रभाव, कांग्रेस की सीमित भूमिका, मुस्लिम ओबीसी वोट सीधे आरजेडी और एआईएमआईएम की ओर शिफ्ट। बीते 20 सालों में 95 हार से ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी को अब अपना सिस्टम रिस्टार्ट करना होगा। लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जब तक राहुल गांधी का सियासी बग हटाया नहीं जाएगा, कांग्रेस में हार के ऐसे ही ग्लिच आते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ राहुल गांधी ने आरजेडी की चुनावी हार में बड़ा रोल प्ले करते हुए फिलहाल दिल्ली में चुप्पी साधी हुई है, लेकिन बिहार में एक सवाल बड़ा शोर कर रहा है कि क्या नीतीश के मुख्यमंत्री बनने में अभी भी कोई सवाल है क्या? इस सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको आरजेडी के सीएम फेस रहे तेजस्वी यादव के घर आपको लेकर चलते हैं, जहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव की बहन और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया, जो पोस्ट हम आपको यहां पर दिखा भी रहे हैं, और कहा है कि वो राजनीति के साथ साथ परिवार से रिश्ता तोड़ रही है। लिखा है कि आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स, आई एम डिसोनिंग माई फैमिली, और संजय का भी जिक्र यहां पर आया है। अब एक तरफ लालू परिवार में घमासान छिड़ चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य ने भी परिवार से रिश्ता तोड़ लिया। तो वहीं जेडीयू के खेमे में खुशी का माहौल है, और वो किस तरह से पोस्टर के जरिए लालू परिवार पर तंज कस रहे हैं, जरा आप देखिए, रिपोर्ट देखिए। जो राजनीति का महाभारत, उसका चुनाव परिणाम आ गया है। बिहार की राजनीति के धृतराष्ट्र पुत्र मोह में तो देख रहे हैं आप कैसे चुटकी ली जा रही है। बिहार के नतीजों ने हिलाकर रख दिया है इस दल को भी, और कैसे नीतीश के चेहरे को लेकर अब कैसे फाइनलाइजेशन होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।